हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। डेली की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ यूपीएससी 2021 की परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो आज भी सबसे पहले हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जीके में आपको मूल विधि के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो आपके प्रश्न है 1 से लेकर 3 तक, इसमें आपको गद्यांश से संबंधित उत्तर देना है। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके उत्तर देते हैं। मगर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है गद्यांश का शीर्षक, उसके बाद आपको बताना है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। उसके बाद आपको बताना है क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग दूर हो जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रवृत्ति में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पहले अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की ज़िंदगी को, तब की कमज़ोरियों पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू करें। बहुत ही प्यारा गद्यांश था। अब आपको बताना है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या था। जल्दी से बताइए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या था। देखिए, पूरे गद्यांश को आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको एक ही बात समझ में आई होगी, ठीक है। यानी कि किस पर जोर दिया है पूरे गद्यांश ने? शांत रहो और सुखी रहो। शांत रहोगे आप लोग तो सुखी रहोगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग या शांति? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप लोग पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपने देखिए, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो महाअभियोग कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। क्रोध को काबू में रखने से कौन से रोग दूर हो जाते हैं? बताइए, क्रोध को काबू रखने से कौन से रोग दूर हो जाते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, क्रोध को काबू में अगर आप लोग रखोगे, ठीक है, तो आपकी पाचन क्रिया से जुड़े जितने भी रोग हैं वो ऑटोमेटिक ठीक होते रहेंगे, ठीक है, और ठीक हो जाएंगे। पहली बात तो आपको पाचन क्रिया से संबंधित रोग होंगे ही नहीं अगर आप लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है? विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया या संज्ञा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि संज्ञा, ठीक है। विशेषण का उपयोग किसके बिना नहीं हो सकता है? तो संज्ञा के बिना विशेषण का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है, संज्ञा होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब आर्ध का विलोम आपको बताना है। बताइए आर्ध का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, आर्ध का मतलब क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। तो आर्ध का अर्थ होता है गीला,
अब आपको आर्द्र का विलोम बताना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए गीले का विलोम क्या हो जाएगा, सूखा। तो इसमें से किस शब्द को हम लोग सूखा कहते हैं? गीले को तो कहेंगे नहीं, पुष्ट को भी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बताइए ग्रीष्म को कहेंगे, ठीक है, ग्रीष्म को कहेंगे या शुष्क को कहेंगे? जाहिर सी बात है ग्रीष्म को भी नहीं कहेंगे, शुष्क को ही हम लोग क्या कहेंगे, सूखा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, अपने जितने भी आप सभी के दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को क्लास को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। चलिए जल्दी से कीजिए इस क्लास को शेयर आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पंडित स्त्रीलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हंस भी नहीं किया जाता है और आचार्य भी नहीं किया जाता है। ऋतु शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ऋतु एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। डॉक्टर ने मरीज़ को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित करना है आपको, बताइए। डॉक्टर ने मरीज़ को देखा और उसे दवा दी, ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है? जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर दें आप सभी लोग। मैं आपको कम से कम बहुत बार बता चुका हूँ, 5 से 6 बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिन दो वाक्यों के बीच और हो तथा हो तो वो कौन से वाक्य हो जाते हैं? बताइए वो कौन से वाक्य हो जाते हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको देना भाई, जल्दी से दो इसका आंसर, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, और हो तथा हो तो उनको संयुक्त वाक्य ही तो कहेंगे हम लोग, संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो इसका राइट आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बात कहूँ कि मोहन दौड़ा और वह गिर गया, तो इसमें ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है। कुल मिला के आपको बताना है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करके बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यशोधरा का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सी संधि है। तो जब भी आप यशोधरा का संधि विच्छेद करोगे तो कैसे हो जाएगा? यशा प्लस धरा, ठीक है, यशा प्लस धरा हो जाएगा। इस तरह देखा जाए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इस तरह देखा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशा प्लस धरा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए भाई। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि नैऋत्य। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो हम जब भी हमसे उपसर्ग पूछा जाता है या प्रत्यय पूछा जाता है तो सभी लोग हम लोग क्या करते हैं, उसकी संधि विच्छेद करते हैं। मगर आपको देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम में अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको उसकी संधि विच्छेद नहीं करना है। पहले आप लोग उसकी संधि विच्छेद करोगे, फिर उसमें से प्रत्यय या वो छाटोगे, ठीक, उपसर्ग छाटोगे। तो ऐसा आपको कभी भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। मैं या तो आपको उस शब्द की संधि विच्छेद इसलिए करके बता देता हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े। अगर उस क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम में उपसर्ग या प्रत्यय ना पूछा जाए, बल्कि उस शब्द की संधि विच्छेद पूछ ली जाए, तो इसलिए मैं करता हूं। आपको तो डायरेक्टली बता देना है उपसर्ग एग्जाम में। चलिए, तो इसकी संधि विच्छेद करते हैं। अधि प्लस मानता, ठीक है, अधि प्लस मानता इसकी संधि हो जाएगी। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि, और मानता क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो यहाँ पर अधि कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में अधि लिखा हुआ है। तो अधि मानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, इसमें आपको बताना है द्वंद्व समास के भेद कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, यह आपको बताना है।
तो देखिए आप सभी को याद रखना है द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कौन कौन से द्वंद्व समास के भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है सरयुमी में संधि कौन सी है। सरयुमी में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसकी संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें संधि कौन सी है। चलिए तो सरयुमी की संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो शब्द है वो गलत हो जाएगा, मैं आपको इसको सही शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर रा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रा लग जाएगा तो सरयू हो जाएगा, उसके बाद प्लस उर्मी हो जाएगा। देखिए उर्मी कोई शब्द नहीं होता है बल्कि उर्मी होता है, यानी कि यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा ना कि छोटा ऊ, ठीक है। तो सरयू प्लस उर्मी इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। अगर आपके प्रश्न पत्र में सरयू उर्मी की संधि विच्छेद आ गई तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सरयू प्लस उर्मी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपसे संधि पूछ ली जाए तो देखिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यानी कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ ही मिलता है। और जब ऐसे वर्ण मिलते हैं जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा आ या छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। देखिए क्लास को भाई शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट भी लाइव आए हैं क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास को हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, वो क्या होगा? अजहर, अजार, अजहर या अजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया हुआ है ये। तो देखिए आपको याद रखना है जिसे कभी भी बुढ़ापा ना आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। और अजर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब लिपि की आवश्यकता होती है कहाँ पर? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या इन तीनों में? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने प्रश्न। तो देखिए आप सभी को याद रखना है लिपि की आवश्यकता हमें कहाँ पर होती है? भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बताइए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए नीचे से हम लोग शुरुआत करते हैं। राजा ने ब्रहण को बुलाया, ठीक है, ब्रहण को बुलाया तो इसमें तो भाई कर्म कारक हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो इसमें भी कर्म कारक हो जाएगा। को जो है यहाँ पर कारक है कर्म का। उसके बाद ग्वाला गाय को दूहता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ोगे बालक रोते रोते सो गया तो यहाँ पर भाई कर्म कारक नहीं होगा। तो इस तरह यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब धातुष्मा में संधि है, बताइए कौन सी संधि है? देखिए संधि के प्रश्न आपके बहुत सारे बनेंगे, आपके यूपीएससी की परीक्षा में बहुत सारे संधि के प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए संधि के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हम लोग इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ज़रूरी नहीं भाई कि इसका संधि विच्छेद करने के बाद ही आप इसमें संधि कौन सी है ये मालूम कर पाओ, आप डायरेक्टली ही इसमें संधि मालूम कर सकते हो कौन सी है, मगर मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये बात बताता हूँ आपको, संधि विच्छेद उसकी करके बताता हूँ। चलिए धातुष्मा में संधि जब आप लोग इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, धातु हो जाएगा, उसके बाद प्लस ऊष्मा हो जाएगा, छोटा ऊ नहीं बल्कि बड़ा हुआ जाएगा तो ऊष्मा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे सार्थक शब्द बन गए। धातु मतलब लोहा, ऊष्मा यानी कि एनर्जी, ठीक है, तो दोनों हमारे कैसे शब्द बन गए? सार्थक शब्द बन गए हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? छोटा ऊ है, उसके बाद प्लस बड़ा ऊ है,
तो यहाँ पर मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर कहाँ क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। तो बड़ा ऊ में कौन सी आवाज़ आएगी भाई, दीर्घ संधि की आवाज़ आएगी। तो दीर्घ संधि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो आपको, ठीक है, क्लास बढ़िया लग रही हो तो क्लास को शेयर करते जाएँ, तभी तो मैं आप समझूंगा, तभी तो मैं समझूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो क्लास को भाई शेयर करते जाएं, जो जो लाइव स्टूडेंट आते जाएं क्लास को शेयर करते जाएं, क्योंकि जो है, ठीक है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, कभी भी आपसे अगर टीचर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट को आप लोग मान लेना, ठीक है, अन्यथा आपके साथ ऊपर वाला क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी के साथ आप लोग नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी के साथ आप लोग अपने गुरुजी का कहना भी मानो भाई, ठीक है, अपने गुरुजी का, अपने टीचर्स का जो आप लोग से वो कहते हैं, जिस तरह पढ़ने को आपको बोलते हैं, जितना आपको पढ़ाई को टाइम देना है वो बोलते हैं, तो उतना दो। और आपसे अगर कोई टीचर शेयर के लिए कह रहा है तो आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो। लाइव स्टूडेंट की तादाद बहुत ही कम है भाई, तो लाइव स्टूडेंट की संख्या को बढ़ाइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने इसको शेयर कर दिया होगा। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, तो बताइए किस एक वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, वह जो ना करे सो थोड़ा, जहाँ पर भी जो सो आ जाए ये समझ लेना वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा भाई, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है, इसमें आपको बताना है कंठ वर्ण कौन सा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंठ वर्ण में क्या आ जाएंगे, आ जाएगा, हा आ जाएगा और विसर्ग वाले आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, समुच्चय बोधक को कहते हैं, ये आपको बताना है, अविकारी विकारी ए और बी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अविकारी कहा जाता है, ठीक है, अविकारी कहा जाता है समुच्चय बोधक को। एक तरह से देखा जाए तो ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए और है, ठीक है, उसके बाद एवं है, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए तथा है, या है, या अथवा है, ये सारे जो होते हैं ये सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जो बदले ना, कुछ बदल जाए मगर विकारी शब्द ना बदले, यानी कि ये शब्द ना बदले, तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे, ये सारे अविकारी शब्द हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये सारे समुच्चय बोधक भी शब्द हो जाएंगे, क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द दो को जोड़ते हैं, ठीक है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। दो वाक्य कह लो या दो पदों कह लो, एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है, यानी कि दो पदों को भी जोड़ते हैं और दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है हिंदी में वचन होते हैं, बताइए हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको याद रखना है दो वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और दूसरा बहुवचन, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, बताइए इसका राइट आंसर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। चलिए,
तो आप सभी को याद रखना है। देखिए जो काव्य गुण होते हैं यानी कि काव्य के जो गुण होते हैं, ठीक है, ये कविता के पदों में सक्रियता लाते हैं और प्रभावशीलता लाते हैं। क्या जो काव्य के गुण होते हैं यानी कि काव्य गुण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। समरथ को नहीं दोष गोसाई, इसका अर्थ ये नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। एक से बढ़कर दूसरे, तो ये गलत हो जाएगा। शेर को सवा शेर, हाँ ये लग रहा है बिल्कुल। एक से बढ़कर दूसरे, इसका मतलब शेर को सवा शेर, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। आविर्भाव का विलोम आपको बताना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं भाई, आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है, ये आपको याद रखना है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। अगर तिरोभाव की संधि विच्छेद आपसे पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, तिरह प्लस भाव बताओगे, विसर्ग आ जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपकी अंतर्धान की संधि विच्छेद पूछी जाएगी तो वो भी अंतः प्लस धान बनाओगे इसकी, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब चलिए इसमें आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। चलिए, समझदार को डैश ही काफ़ी होता है, धमकी, इशारा, कहना या आदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एक बच्चा भी बता देगा, तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डैश हो उठा, बताइए क्या उठा, कमज़ोर हो उठा, हर्ष उठा, प्रफुल्लित हो उठा या खुश हो उठा, बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए खुशी तो नहीं होगा, ठीक है। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय खुशी उठा, ये इसका नहीं उत्तर होगा। हाँ, प्रफुल्लित हो उठा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष भी यहाँ पर नहीं कह सकते हम लोग, कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, तो प्रफुल्लित इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी, भविष्यवाणी दी, चेतावनी दी, घोषणा दी, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो मौसम विभाग भाई तूफान आने की क्या देते हैं, चेतावनी ही तो देते हैं, चेतावनी देते हैं। तो जो लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उनका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब चलिए तो इसमें आपको बताना है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चलिए बताइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी को सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि भुजंग का पर्यायवाची व्याल होता है, सर्प होता है, पन्नंग होता है। तो ये तीन पर्यायवाची होते हैं भुजंग के, ये आपको याद रखना है। मगर गरुण जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब चलिए इसमें आपको बताना है प्र में पूर्ण वर्ग है, प्र में पूर्ण वर्ण है, ये आपको बताना है पा, रा या ए और बी दोनों, बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, अगर उसके बाद हम लोग इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगी, प्र की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी भाई, पा हो जाएगी, मगर इसमें हलंत लग जाएगा, प्लस रा हो जाएगी, तो इसमें पूर्ण वर्ण क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। पा एक पूर्ण वर्ण इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हलंत जो लगा हुआ है। जसोदा हरी पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल हावे, जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। रौद्र रस है, अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है या श्रृंगार रस है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस प्रश्न में भाई क्या हो जाएगा, देखिए बताइए। देखिए कभी भी आपके सामने ऐसी पंक्तियां आ जाएं कि उसमें माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है या माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही है या उसको दुलार रही है, तो आंखें मीच के लगा देना, वहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, वहाँ पर भाई वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वाणी, वीणा पाणी, कमला या शारदा, चलिए देखते हैं हम लोग।
सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो वीणा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। लेकिन कमला यहाँ पर जो शब्द है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसका पर्यायवाची होता है? कमला जो है ये पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का, कमला पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मी का, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इक्षु का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा बताइए। तद्भव रूप आपको बताना है इक्षु का। तो सबसे पहले बात तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है, इक्षु एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। इसका आप लोग जब तद्भव रूप बताओगे तो क्या बताओगे? ईख बताओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ईख। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, चलिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। इसमें से क्या भाववाच्य हो जाएगा ये आपको बताना है। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं या पुस्तकें लिखी जाएंगी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब चला जाए, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, चलिए जंगम का विलोम आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। जंगम का विलोम आपको बताना है। तो देखिए जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। जंगम यानी कि जो चीज़ चलती रहे, और जो स्थावर यानी कि जो चीज़, ठीक है, चले नहीं, यानी कि जंगम का उल्टा क्या हो गया? स्थावर। तो स्थावर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। वसंत का, पुष्प का, कामदेव का या सूर्य का? तो आप सभी को याद रखना है कुसुमाकर ये आपका वसंत का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। देखिए आदि, सबसे पहली बात तो आपको क्या याद रखना है? आदि का आप लोग देखो कि आदि का ये विलोम ही तो है। आदि का विलोम क्या होता है? आदि का विलोम होता है अंत। तो ये एक तरह से देखा जाए तो विलोम शब्द ही तो हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है विलोम शब्द ही है, और इसमें यही पूछा गया है कि ये किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। चलिए देखिए, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का आपको चयन करना है। त्रुटि रहित होने पर आपको डी चुनना है, यानी कि अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो डी चुनना है। चलिए देखिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। बताइए इसमें कोई त्रुटि है तो कहाँ पर त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कहाँ पर त्रुटि नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगर कोई त्रुटि नहीं है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए विद्यालय में तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई भी यहाँ पर त्रुटि नहीं लग रही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जलपान को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मिस्टेक निकलेगी। जलपान को नहीं होता है भाई, जलपान का होता है, ठीक है। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये वाक्य सही होगा या ये वाक्य सही होगा? जलपान, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? को की जगह का आ जाएगा, यानी कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। जल्दी से बताइए, पद्मावत को, रामचरितमानस को या पृथ्वीराज रासो को? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदरबाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, ये भी आपको याद रखना है। मगर देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। चलिए इसमें आपको बताना है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए भाई किसने किया? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग।
तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने, यानी कि जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम थी इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, चलिए और इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप सभी लोग। तो इसमें आपको बताना है व्यास सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो बताइए भाई किसे दिया गया, ये आपको बताना है। नासिरा शर्मा को, ममता कलिया को, सुरेंद्र वर्मा को या सुनीता जैन को। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। देखिए क्लास आपकी जो है आज थोड़ी लंबी चलने वाली है, ठीक है, लगभग 1.5 घंटा आपकी ये क्लास चलेगी और बहुत ही शानदार आपकी आज की क्लास होगी। तो पूरी क्लास आपको देख कर जाना है भाई, ठीक है, पूरी क्लास आपको देखना है, क्योंकि अगर औरों से आपको आगे निकलना है तो औरों से ज़्यादा मेहनत भी करना होगी, औरों से ज़्यादा कलम भी आपको चलाना होगी, औरों से ज़्यादा आपको रिवीजन भी करना होगा, औरों से ज़्यादा रजिस्टर भी आपको भरना होंगे। तो क्या करना है, ठीक है, आज क्लास लंबी है तो आप लोग क्लास लंबी पूरी लीजिए। चलिए, व्यास सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नासिरा शर्मा को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और उसका उत्तर देने की कोशिश करें आप सभी लोग। चलिए, तो इसमें आपको बताना है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो आप सभी को याद रखना है पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए आप सभी को ये भी याद रखना है ऑप्शन नंबर डी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो आप सभी को याद रखना है पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर है। पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 90 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गहराई की अगर हम लोग बात करें तो 12 मीटर इसकी गहराई है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, चलिए इसमें आपको बताना है इलायची जिसको कार्डेमम भी कहा जाता है, ये पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सभी लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए भाई। तो आप सभी को याद रखना है पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको याद ये रखना है कि इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मॉडेम, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है विदेश सचिव होते हैं, गृह सचिव होते हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, तो इसमें आपको बताना है शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है चालू लेखा, बचत लेखा, पूंजीगत लेखा या संपत्ति लेखा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चालू रेखा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, क्या होगा इसका आंसर।
किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध डैश फलन कहलाता है। कौन सा फलन कहलाता है? कीमत फलन, प्रतिस्थापन फलन या आपूर्ति फलन या मांग फलन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो ये फलन कौन सा फलन कहलाता है? ये फलन भाई आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, मांग फलन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। कॉपर बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कॉपर सल्फेट बनती है या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है? तो आप सभी को याद रखना है भाई, ठीक है, कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब तो इसमें आपको बताना है सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, विभूषण या भारत रत्न? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोगों से बताना इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताइए। सभी लोग बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है, पद्म विभूषण इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब तो इसमें आपको बताना है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? वृद्धि के साथ होती है, गिरावट के साथ होती है, स्थिर के साथ होती है या आपका दोगुने के साथ होती है? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गिरावट के साथ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को डैश में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर काटता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय शैवाल कहते हैं। कौन सी शैवाल कहते हैं? बताइए। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को शैवाल कहते हैं, हरी, भूरी, लाल या पीली? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? कौन सा घर्षण कहते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई आप लोग देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग देना इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। उसी जाति के वेष्टियों की संख्या कि वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कही जाए, कहीं और से आए, वो जमींदार, मृत्युजय, आप्रवासन या उत्प्रवासन? उस संख्या को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। जन्म दर कहेंगे या मृत्यु दर कहेंगे या आप्रवासन कहेंगे या उत्प्रवासन दर कहेंगे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। उस संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस संख्या को आपको याद रखना है, आप्रवासन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको छांटना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए आप सभी लोग।
तो देखिए यहाँ पर जो गलत होगा वो हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। भाई ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातु का इस्तेमाल करते हुए लोग, ठीक है, उनके उपयोग का उनको मालूम था। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 ही सही हो जाएंगे और 3 गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। कालिदास नहीं थे, वररुचि नहीं थे, सूरदास नहीं थे या शपणक नहीं थे। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है, जो 9 रत्न थे उनका हिस्सा कालिदास भी थे, वररुचि भी थे और शपणक भी नहीं थे तो सूरदास नहीं थे। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल हमें भौतिक छवि या दस्तावेज़ की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम, प्रिंटर या स्कैनर या USB। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। भाई बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटलुक कंट्रोल, या इनपुट प्रोसेस, या प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या इनपुट स्टोर आउटपुट। बताइए इसका राइट आंसर। सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का, ठीक है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल मौलिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, पालन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। तो आप सभी को याद रखना है, देखिए कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कौन कौन अजैविक घटक हैं। तो प्रकाश है, जल है, मिट्टी है, लेकिन जीव नहीं है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको बताना है। जैव ईंधन है, बायोगैस है या कोयला है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है कोयला इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है कथन ए और कारण आर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कथन ए कहता है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। कारण आर कहता है नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए विकल्प देख लीजिए आप सभी लोग, विकल्प देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। कथन आर पढ़ते हैं हम लोग फिर से दोबारा से। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह देखा जाए ए और आर दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन देखने योग्य बात ये यहाँ पर है कि जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन से कथन सही नहीं है।
तो पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक शशि थरूर हैं, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। उसके बाद कथन 3 हमारे पास माई कंट्री माई लाइफ के लेखक IK गुजराल हैं। तो बताइए, फिर से क्वेश्चन को देखिए और उसका उत्तर दीजिए। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, कौन से कथन सही नहीं है। तो इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलियन के लेखक शशि थरूर नहीं है, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका द ग्रेटर इंडियन नॉवल के लेखक APJ अब्दुल कलाम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ के लेखक गुजराल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सारे ही गलत हो जाएंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यानी कि 1, 2, 3 गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। चलिए इसमें आपको बताना है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दीजिए। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर C, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। ये आपको याद रखना है। नीति की फुल फॉर्म क्या है बताइए? NITI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। NITI की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? तो आप सभी को याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म होती है। ये आपको याद रखना है। इसकी अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। इसमें आपको बताना है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 66 तो गायब हो गया भाई। चलिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाता है, इनके मिट्ठू बनाम पंजाब रंग, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्ठू बनाम पंजाब रंग, पंजाब राज्य। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? यातायात चिन्ह तो है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही हैं? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, या उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है? चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे भाई। देखा जाए तो इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, कि किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। तो फिर से देखिए आप सभी लोग, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। जो कथन 1 को सही कह रहे थे मान लीजिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद कथन B को देखिए आप सभी लोग। कथन B को देखिए या 2 को देखिए, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो जो कथन 2 को बिल्कुल सही कह रहे थे वो भी सही हो जाएंगे, कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश करें आप सभी लोग अब। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही हैं? बताइए इसका राइट आंसर।
भारत के नागरिक के अधिकारों के बारे में सही है। कथन 1 देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि उल्लंघन की पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कथन 2 को देखिए, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, इसमें आपको बताना है जनहित याचिका मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन से सही हैं। बताइए भाई कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जनहित याचिका मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन से सही हो जाएंगे। तो कथन 1 देखिए, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। तो भाई कथन 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कथन 2 की हम लोग बात करते हैं। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता, तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य है सरकार के कार्यों में डैश को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को या जवाबदेही को या दोनों को, या केवल एक को या केवल 2 को। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है। किसको, पारदर्शिता को भी और जवाबदेही को भी। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि दोनों को। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है कि वर्ष 1983 में स्थापित राजमन्नार समिति, मल्होत्रा समिति, सरकारी आयोग समिति या नरसिम्हन समिति, ठीक है, 1983 में स्थापित इसके राजपत्र का उद्देश्य देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो सरकारिया आयोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब बताइए, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, पहली बात, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान है, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको दूसरी बात याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले से की। ठीक है, उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा था बताइए। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश था। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, इसमें आपको बताना है केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग देखिए भाई कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं कथन को। कथन 1 देखिए, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 देखिए, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ के कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून मान्य होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाए। इस तरह देखा जाए तो दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। चलिए
इसमें आपको बताना है कि संसद सत्र से आरंभ होता है। बताइए, संसद जो है सत्र से आरंभ होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। ए बी सी ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हीं 3 ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि संसद सत्र किससे आरंभ होता है, तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद आरंभ होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि संसद की जो 2 बैठकें होती हैं, इनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एक अगर बैठक जुलाई में हुई है तो दूसरी बैठक दिसंबर या दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। बताइए, देखिए ये तो थोड़ा सा वैसा हो गया है। ठीक है, चलिए मगर समझते हैं इसको हम लोग, क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान करना है। चलिए देखिए, ग्राम पंचायत आपका लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत यानी कि गांव स्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला आपका लिखा हुआ है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको छोड़ते हैं भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा हो गया है। इसको देखिए और इसका आंसर बताइए आप सब लोग। यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। यदि कभी भी ये सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन लेता है, इसका फैसला कौन लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष इसका फैसला लेते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं। और विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक साधारण विधेयक, एक वित्त विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो आप सभी को याद रखना है 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब तो इसमें आपको बताना है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये यूपीएसआई की क्लास कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैं कुछ जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराऊंगा, वो भी आपको देख कर जाना है। ठीक है, तो आप लोग जब 80 प्रश्न आपके हो जाएं तो फ़ौरन वही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वही मतलब PDF आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको क्या क्लास छोड़कर नहीं जाना है भाई। ठीक है, क्लास छोड़कर आपको नहीं जाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्लास आज थोड़ी लंबी चलने वाली है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन से गलत है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। सभी लोग बताइए भाई। तो देखते हैं हम लोग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में से कौन सा गलत है। कथन 1 देखते हैं, वे अदालत द्वारा लागू किया जाता है, तो भाई ये गलत हो जाएगा, वे अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कथन नंबर 2 कि वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निदेशकों के सिद्धांत से प्रेरित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या पूछा गया था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में से कौन सा गलत हो जाता है, तो कथन 1 गलत हो जाता है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है कि कथन 1 गलत है। ठीक है, यहाँ पर बात आई है आयरलैंड की, तो संविधान में आयरलैंड देश से क्या क्या लिया गया है ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देखिए, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद नीति निदेशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात आई है तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं ये आपको याद रखना है, यानी कि वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचित करते हैं, यानी कि उनको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो लोग निर्वाचक मंडल में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनयन सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग।
कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आपको याद रखना है भारत का चुनाव आयोग जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अलावा एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनिया है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या आर्सिन है? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। चलिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया, बताइए। 1854 में, 1856 में, 1857 में, या 1858 में? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया। अगला प्रश्न देखिए और उसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और किस पीरियड में स्थित है? ग्रुप 1 पीरियड 2, ग्रुप 17 पीरियड 2, या ग्रुप 18 पीरियड 2, या ग्रुप 2 पीरियड 2? देखिए प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और डिक्टो प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। जो ये आपकी क्लास चलती है डेली डिक्टो, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आएंगे आपके सामने। तो क्या करना है आपको, डेली भाई वीडियो में आना है, डेली क्लास में आपको आना है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन कहाँ से लेगा भाई? आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना क्वेश्चन लेगा ना, वो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, साइंस, स्टैटिक, इससे अलग कोई क्वेश्चन लेगा तो वो इन्हीं में से ही लेगा भाई, पर्यावरण में से ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सभी की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, बस आपको भरोसा अपना बनाए रखना है, साथ देना है और साथ में साथ सपोर्ट आपको करते रहना है, यानी कि वीडियो को शेयर करने के माध्यम से आपको सपोर्ट करना है हमारा। जैसे कि आज हम आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैराथन क्लास लाए हैं, यानी कि डेली आपकी जितनी लंबी क्लास होती है थोड़ी उससे लंबी आज क्लास चलेगी, 1.5 घंटा लगभग। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट बनाए रखना है, क्लास को शेयर करते रहना है, जो लोग लाइव आते जाएँ क्लास को शेयर करते जाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रुप 17 में है और पीरियड 2 में है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। इसमें आपको बताना है ख़तरनाक कचरे में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर, क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, या मरकरी सल्फर? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग दीजिए इसका राइट आंसर, सभी के आंसर मैं देख रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो लोग भी आंसर दे रहे हैं, यानी कि देने की सोच रहे हैं, मरकरी साइनाइड बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना में, वृंदावन में, वाराणसी में, या कुशीनगर में? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, देखिए लठमार एक तरह से लठ जो हैं, जो बहुत सारी ढेर सी लठ हैं, बहुत ज़्यादा लठ हैं, वो बरसने लगती हैं, एकदम क्या लगने लगती हैं, बरसने लगती हैं। तो आपको याद रखना है कि बरसाना में मनाई जाती है लठमार होली। ये ट्रिक से मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, या अंग्रेज़ों के साथ संधि की, उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना से अलगाव कर लिया, यानी कि अलग हो गए, या पूर्ण स्वराज की मांग की? बताइए भाई कांग्रेस ने क्या किया, ये आपको बताना है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया कांग्रेस ने, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रियर या रेगुर मिट्टी, मटियार या दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि रेगुर मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कह लो या रेगुर मिट्टी कह लो। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। तो इसमें आपको बताना है सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। बंगला, मराठी, तमिल, या कन्नड़? जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बता दीजिए।
तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि तमिलनाडु इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि 1947 में भारत की राजकीय भाषा हिंदी थी, या जिसको हम लोग राजकीय भाषा भी बोल सकते हैं या आधिकारिक भाषा भी बोल सकते हैं। तो 1947 में भारत की राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी थी। और यहाँ पर कहा गया कि अगले 15 सालों तक जो भी कार्य होंगे हिंदी में होंगे और अंग्रेज़ी में होंगे। किस में होंगे? हिंदी में होंगे, अंग्रेज़ी में होंगे। ये 1947 में कहा गया था, मगर उस समय, ठीक है, राजकीय भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि सरकार के सभी कार्य हिंदी में होंगे। हिंदी को एक तरह से देखा जाए अनिवार्य भाषा बना दिया गया। तो कब बना दिया गया? 1968 में हिंदी को अनिवार्य भाषा बना दिया गया और कहा गया कि सारे कार्य किस में होंगे, सारे ऑफिशियल कार्य किस में होंगे? हिंदी में होंगे। ये बात आपको याद रखना है। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा कब बनाया गया? बताइए कौन सी वो सन थी? तो 1989 वो सन थी जब उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? बताइए। फ्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस, या इंसिनरेटर फर्नेस, या ऑटोक्लेव फर्नेस? ऑटोक्लेव फर्नेस। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि इंसिनरेटर फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? बताइए। भारत में गेहूं की औसत पैदावार कितनी है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कितनी है? 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, ये किसके द्वारा की गई एक पहल है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या मोनसेंटो के द्वारा, या आईटीसी के द्वारा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि आईटीसी के द्वारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये पहल शुरू की गई आईटीसी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, इसमें आपको बताना है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की, अनंत गुप्ता की, या पुलिन दास की, या विनय बोस की? बताइए जल्दी इसका ज़रा राइट आंसर। तो भाई आपको याद रखना है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी जेल में 64 दिन के उपवास के बाद। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब किसी कोड में कोवेट को FRYHW लिखा गया है, तो किस शब्द को SHDOU लिखा जाएगा? भाई ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। खैर, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आपको याद रखना है कि संसद के जितने भी खर्च होते हैं ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 148 में किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 148 में किया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र किया गया है। उपराष्ट्रपति की, ठीक है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति की जाएगी, इस बात का जिक्र किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं अंडमान निकोबार में, मिजोरम में, नागालैंड में, या राजस्थान में? तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि नागालैंड। आगामी वो जनजातियां हैं जो कहाँ पर रहती हैं? नागालैंड में रहती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। किन किन देशों ने 28 अक्टूबर 2015 को मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइए किन किन देशों ने किया था? तो आपको याद रखना है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 28 अक्टूबर 2015 को मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब तो इसमें आपको बताना है कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए भाई कौन सी योजना शुरू की गई, आपको बताना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना,
या राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, या राजीव किसान योजना, राजीव आवास योजना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि राजीव आवास योजना। झुग्गी बस्ती को मुक्त करने के लिए, इनका हटाने के लिए, भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाती है? तो राजीव आवास योजना की शुरुआत की जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताइए, दिल्ली सल्तनत में कौन लेखक नहीं रहा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर। अब्बास खान शेखानी, अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बर्नी, या मिनहाज उस सिराज। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, चलिए। म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को, भारत सरकार को, या भारतीय रिजर्व बैंक को, या स्टॉक एक्सचेंज को? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो किसको है? सेबी को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। ब्रिज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब में, निचली दोआब में, बुंदेलखंड, या रोहिलखंड में? तो देखिए आप सभी को याद रखना है, ब्रिज भाषा जो लोग बोलते हैं उनका घर किस क्षेत्र में आता है? निचली दोआब में उनका क्षेत्र आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, लखनऊ में स्थित है, कानपुर में स्थित है, चित्रकूट में स्थित है, या सुल्तानपुर में स्थित है? बताइए। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि चित्रकूट इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब आप सभी को याद रखना है, पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बताइए भाई, आप सभी लोग बताइए, पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई, ये भी आपको बताना है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है, जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना 1960 को होती है। कहाँ पर होती है? तो उत्तराखंड के पंतनगर में होती है। पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उस समय जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उस समय ये उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, पहले कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है। पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है लखनऊ में पशु चिकित्सा केंद्र है। दूसरी बात आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मेरठ में उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? तो गाज़ियाबाद में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। इसमें आपको बताना है कि माइटोटिक सेल डिवीज़न के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? मेटाफोज, एनाफेज, या टेलोफोज, या प्रोफेज? पता है इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एनाफेज। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब। इसमें आपको बताना है अक्षरों द्वारा, ठीक है, SHACM अक्षरों द्वारा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ये भी रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बताइए भाई, किस देवता को समर्पित है, ये आपको बताना है। अग्नि को, मारुत को, इंद्र को, या सावित्री को? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आपको याद रखना है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है भारत का सबसे ज़्यादा प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथ कौन सा है, प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है, ये आपको याद रखना है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं वेद के संकलनकर्ता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो ऋग्वेद हैं 4, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इन्हीं के हिसाब से ठीक है समाज चलेगा। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि पुराणों में मत्स्य पुराण जो है ये एक सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पहले आया और सबसे आखिर में कौन सा है यानी कि सबसे बाद का वेद कौन सा कहलाता है, तो अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अथर्ववेद की हम लोग बात करें तो कन्याओं के जन्म की निंदा यहाँ पर की गई है। अथर्ववेद जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गान। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गान, ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद के बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, तो इसमें आपको बताना है देशबंधु किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को या चित्तरंजन दास को या भगत सिंह को। जल्दी से बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्तरंजन दास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ध्यानचंद कप जो है ये हॉकी के ही क्षेत्र में दिया जाता है, हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है ध्यानचंद कप, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चड्डा कप किस में दिया जाता है, बैडमिंटन में चड्डा कप दिया जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है बैडमिंटन में चड्डा कप हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं फुटबॉल में डुरंड कप दिया जाता है। चलिए, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, लाइटिंग किंड। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। पता है इसका राइट आंसर आप सभी लोग। उस राज्य का नाम क्या है, नागालैंड, गोवा, सिक्किम या केरल। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग अब, अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में, बताइए। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कुषाण काल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें हम लोग वैदिक काल की, तो आपको याद रखना है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 भागों में बांटा गया है, कौन से भाग में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है, वनस्पति तेल के, अखबारी कागज़ के या मशीन के उपकरण के या चांदी के। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वनस्पति तेल। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, सरकार की आय का सबसे कड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीमा शुल्क से, बिक्री कर से, आयकर से, उत्पाद शुल्क से। देखिए कभी भी कुछ हिंदी में आपको समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश देख लिया करो, ठीक है। यानी कि टाइटेस्ट शेयर, कड़ा हिस्सा, ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है।
तो भाई कहाँ से किया जाता है? उत्पाद शुल्क से किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और उसका उत्तर बताएं आप सभी लोग। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के लिए सूत्र की देखरेख कर रही है? रेखा समिति, एस तेंदुलकर समिति, शाह समिति या जे ईरानी समिति? चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, और वीडियो को शेयर कर दो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। स्टडी वाले ग्रुप में जल्दी से आप लोगों को शेयर करना है, तो शेयर करके वापस आ जाओ। 5 सेकंड में मैं क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जल्दी से शेयर कर दो भाई। तो उम्मीद है आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस तेंदुलकर समिति। अगला प्रश्न देखिए और उसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? बताइए। 10 से 15%, 20 से 25% या 25 से 30% या 25 से 40%? और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ चुका हूँ, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि 25 से 40%। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग और उसका उत्तर बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि 24वें जैन तीर्थकर के अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे या अरिष्टनेमी थे? बताइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकर थे, यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। आप सभी को याद रखना है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए जो जैन धर्म के संस्थापक थे वही प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। तो बाबा ऋषभदेव या ऋषभदेव भी हम लोग मान सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में आपके ऋषभदेव, ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे या जैन धर्म के संस्थापक थे। देखा जाए तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। 24वें तीर्थकर कौन थे? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के बारे में आपको बता दूं तो देखिए महावीर स्वामी कौन थे, यानी कि 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? वर्धमान था, ये आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए, ये आपको याद रखना है। और तीसरी बात आपको याद रखना है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने धर्मों में विभाजित किया? 11 गणधरों में विभाजित किया। धर्मों में नहीं बल्कि 11 गणधरों में। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है कि हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि भारत भारती। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जुलाई 1943 में, सितंबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में या दिसंबर 1943 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि अक्टूबर 1943 में। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? बताइए भाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पांडिचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब इसमें आपको बताना है वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, मुद्रास्फीति उसको कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। INS कलवारी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की थी? ये आपको बताना है। बताइए भाई।
तो फ्रांस इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फैमिली, यानी कि परिवार। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है, तो परिवार होता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है, बताइए। तो बांसुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरों से संबंधित हैं, यानी गिटार, सारंगी, वीणा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, खैर फिटकरी का इस्तेमाल होता है, बताइए। फिटकरी का इस्तेमाल होता है पीड़ाहारी में, उर्वरक में, रोगाणुनाशी में या जल शोधक में। तो आपको याद रखना है जल शोधक में इस्तेमाल किया जाता है फिटकरी का। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, सिरका का व्यापारिक नाम आपको बताना है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी को मालूम होगा सिरके का व्यापारिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, मरुद्वीप संबंधित है, बताइए। मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से या पर्वत से। तो आपको याद रखना है रेगिस्तान से संबंधित है भाई, मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है भाई, फातिमा बीबी जो थी ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। आपको याद रखना है नंदन नीलेकनी जो थे ये रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक थे। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, अब ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो आप सभी को याद रखना है फरीदा जकारिया जो थी ये द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक की लेखक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताया। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, ये आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है कि चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2015 के लिए किसे चुना गया था, योगेश जोशी को, विदिता वैद्य को, मंदर देशमुख को या श्रीनिवास रेड्डी को। बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि विदिता वैद्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका उत्तर बताइए। अफ्रीका के किस देश में भारत ने प्रथम भारत अफ्रीका ICT एक्सपो 2015 का आयोजन किया था, बताइए इसका राइट आंसर। तो केन्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अफ्रीका के, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2015 किसने जीता था। थोड़ा सा पुराना प्रश्न है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वीनस विलियम्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है, बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, गोपाल स्वामी है, KM मुंशी है, माधवराव हैं या डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 किसे प्राप्त किया गया था। तो सानिया मिर्ज़ा को किया गया था, ये आपको याद रखना है, किसको किया गया था, सानिया मिर्ज़ा को किया गया था। चलिए अब आपके जो हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए और उसका उत्तर बताइए। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होता है। अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए पानी पीकर जात पूछना, यानी कि पहले तो पानी यानी कि पानी पी लिया, उसके बाद उसकी जात पूछ रहे हैं, यानी कि अपना पहले आपने काम निकाल लिया उसके बाद उसकी जात पूछ रहे हैं, यानी कि काम निकालने के बाद सोचना, ठीक है। काम निकालने के बाद सोचना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है।
बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो आप सभी को याद रखना है वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। अगला तो बताइए यार इसका राइट आंसर आप सभी लोग, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो आप सभी को याद रखना है वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए इसमें आपको बताना है कि भावयुक्त शुद्ध शब्द शुद्ध अनुवाद चुनना है आपको, यानी कि आई वाज ओवरजॉयड का इसको आपको हिंदी अनुवाद चुनना है। बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? आई वॉज ओवरजॉयड। तो देखिए मैं उल्लसित था, या मैं खुशी से ऊपर था, या मेरा दिल बाग बाग हो गया, या मेरी खुशी ज़्यादा थी। आई वॉज ओवरजॉयड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि जब आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे? आई वॉज ओवरजॉयड लिखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब पावन का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग। पावन का संधि विच्छेद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी दे रहे हैं पौ प्लस अन, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पावन का जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? पौ प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग संधि की बात कर लेते हैं। संधि किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको ही हम लोग संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वर संधि की हम लोग बात करते हैं। स्वर संधि होती है, विसर्ग स्वर संधि होती है, ठीक है, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ये रिवाइज है आपका, रिवाइज हो जाएगा सब आपको। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ठीक कौन कौन सी 3 संधियाँ होंगी। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो इस तरह से देखा जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब चलिए शुद्ध शब्द इसमें आपको चुनना है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। गंगा, जल, बे, वे, बुनियाद, या बड़ा, सा, या चौ, पाया। जल्दी से बताया रहा इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए अगर हम लोग गंगा जल कहेंगे तो गंगा का जल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गंगा का जल कह सकते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है? वे बुनियाद लिखा है, जो बिल्कुल गलत होता है। सही शब्द क्या होता है? बे बुनियाद। सही शब्द क्या होता है? बेबुनियाद सही शब्द होता है, इसलिए ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए वाला भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। उसके बाद बड़ा सा देखते हैं, तो बड़ा सा बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप सभी के सामने, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास लंबी गई है। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों, तो आपको करना क्या है? तो आपको क्लास को शेयर करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि बिल्कुल दबा कर अगर हम लोग कहें तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में। जय हिंद।